नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, बड़ी खबर हम बता दें कि जिस तरह दरभंगा का विश्लेषण हमने किया था और पूरे देश में जो एक बार जो एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं वो एग्जैक्ट भले हो ना हो, लेकिन इस बार मोदी की सरकार बनती दिख रही है सभी जा रहे हैं। हमारे साथ बता दें, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए डॉक्टर मृदुल शुक्ला हमारे साथ है स्टूडियो में, और हम लगातार आज कई जो गणमान्य अतिथि हैं, जो लीडर्स हैं, उन लोगों को बुलाएंगे। आपका स्वागत है। जी नमस्कार मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बात आपने पूरा एग्जिट पोल देखा होगा, पूरे देश में 350 के आसपास कहा जा रहा है कि फिर एक बार मोदी जी आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये पोल जो है वो वास्तव में एग्जैक्ट रहेगा या फिर विपक्ष करे इसको कोई वैल्यू नहीं है? आपको क्या लगता है? नहीं, विपक्ष का कहना ऐसे ही बोलते हैं, बहुत सारी बात विपक्ष का काम ही है हमारे अगेंस्ट पे बोलना, क्योंकि एनालिसिस ना मैंने किया है ना विपक्ष के आदमियों ने किया है। एनालिसिस तो बिल्कुल एक न्यूट्रल पर्सन होके जितने भी मीडिया वाले हैं और जो बहुत सारे एनजीओज़ हैं, ये सारे के सारे आदमी निष्पक्ष होकर उन सारी चीज़ों का आकलन उन्होंने किया और उस आकलन में इस प्रकार का रहा कि जातिगत गणना हो, वोटिंग का परसेंटेज हो और उस क्षेत्र में जाकर लोग ग्राउंड लेवल पे जो घर घर जाके लोगों का आकलन किया, समझा, उनकी परेशानियों को समझा और उसके आधार पे वोटिंग को भी उन लोगों ने देखा। और वो न्यूट्रल होकर जब पूछ रहे थे तो बहुत सारे वोटर्स उनको बताए भी, जैसा कि अभी मैंने एक न्यूज़ देखा, उस न्यूज़ में क्लियर कट उसमें दिखाया जा रहा था कि शिवहर ऐसे विधानसभा क्षेत्र में जहाँ अल्पसंख्यकों का समुदाय है, वहाँ पे मुस्लिम महिलाएं वहाँ जदयू के पक्ष में वोट कर रही थी। तो इस प्रकार की बातें वहाँ पे सुनने में आई, दिखने में आई। तो ये नहीं कह सकती है तो जनता जनार्दन भाई भगवान है, वो अपने हिसाब से करती है और उसका आकलन हम पार्टी वाले आदमी नहीं करते हैं। हमेशा इस बात का होता है, घर में भी आप देखेंगे छोटी छोटी बातें होंगी तो हर आदमी अपने पक्ष में वो, चाहे वो गलती किया ही क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी पक्ष में हमेशा बातों को रखता है। चुनाव से पहले और चुनाव के दरमियान एक बात बड़ी तेजी से उभर रही थी, वो ये थी कि इस बार मोदी के खिलाफ है और एक नैरेटिव जो दिया जा रहा था कि ग्राउंड स्तर पर लोग महंगाई, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों पर वोटिंग कर रही है। इसका मतलब मोदी के विपक्ष में ही लोग वोट कर रहे थे। तो इस तरह माहौल तैयार हो गया था जैसे लग रहा था कि इस बार 300 पार कांग्रेस आ रही है, जैसा कि 296 का खड़गे जी ने भी दिया। तो ये एक नैरेटिव जो सेट किया गया, आप लोग भी तो कंफ्यूज हो गए थे, आप लोग भी सोच रहे थे कि ये एकदम सही हो सकता है। लोगों के बीच में कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं था। ये जो कांग्रेस की सरकार है या कांग्रेस के जितने भी गठबंधन में आदमी हैं, इंडिया गठबंधन में हैं, सारे आदमी आप याद करिए, मुझे याद है कि जिस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय बहुत छोटा था, लेकिन मुझे याद है उस समय उनकी जब मृत्यु हुई थी 31 अक्टूबर के ये में 84 में, मुझे याद है उस समय में पंजाबियों के ऊपर, सिख लोगों के ऊपर बहुत सारा हमला हुआ क्योंकि सिख समुदाय के लोग ही उनको गोली मारे थे। उस समय मुझे याद है कि उनकी दादी भी ना तोता की तरह टाँ 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 ये कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। उनके बेटा है वो भी कहते थे गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। अब पोता है वो कहते हैं गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। तो इतने लंबे समय तो सरकार उनकी चली। हम लालू जी भी सरकार हमारे समुदाय बिहार राज्य में चली, देखे ना कि क्या हुआ, किसकी गरीबी हटी, गरीबी हटते चले गए। और हमारे मोदी जी की सरकार अगर इधर आई है, ये तीसरा टर्म चलने जा रहा है। आप मुझे बताइए, पहले आप सुनते थे कि सड़कों में गड्ढा होता था, आज कहीं कहीं आप सुनने को मिलता है आपको। उस समय में गड्ढा में सड़क होता था, कहीं कहीं काला काला धब्बा नजर आता था। तो वो काले रंग का दाग लगाने वाले हमारे बिहार में और हमारे देश में कौन था? वो कांग्रेस की सरकार थी, वो राजद की सरकार थी। आज आप देखिए, लोग बोलते हैं कि बहुत सारे आदमी बोलते हैं काला हो गया दरभंगा, काला हो गया। अभी बिल्कुल काला हो गया दरभंगा का, हर सड़क काला हो गया, पूरी देश की सड़क काली हो गई। वो तो होना ही चाहिए था। तो इस प्रकार से डेवलपमेंट, यातायात की सुविधाएं बढ़ी हैं, हमारा व्यवसाय बढ़ा है। लोग बोलते हैं बेरोजगार है, बेरोजगार, यहाँ आदमियों के मन में ये बातें डाल दी गई है, उनको एजुकेट नहीं होने देना है। ये कांग्रेस की सरकार हो या राजद की सरकार हो, एजुकेट नहीं होने देना चाहते कि आदमी समझ जाएगा, मेरी गलतियों को समझ पाएगा और हमारे अगेंस्ट में वोटिंग करेगा। आप बताइए मनोज जी, आप तो हर क्षेत्र में जाते हैं, आप बताइए कि हर घर में अगर बेरोजगारी है, आप हर आदमियों के हाथों में देखिएगा 30,000 40,000 रुपये की मोबाइल कम से कम है। हर घर में मोटरसाइकिल पड़ी हुई है, हर घर में आपका 4 व्हीलर लगा पड़ा हुआ है। आप देखेंगे कि गांव में पहले आग लगता था मई जून के महीने में, तो गांव में 200 300 घर जल जाया करते थे। आज जब बताइए कहाँ आगजनी होती है, क्योंकि हर घर जगह प्रधानमंत्री योजना के तहत वहाँ गांव में घर के मकान पक्के हो गए हैं। तो बेरोजगारी है कहाँ? बेरोजगारी का मतलब इन लोगों को डिफिनीशन यही मतलब से समझ में आता है
कि सरकारी नौकरी अगर दे दिए तो रोजगार है, अदरवाइज बेरोजगारी है। तो पहले तो भाई अपनी समझ को बढ़ाओ, डिफिनीशन को समझो कि रोजगार होता क्या है। एक यही बात हमने भी किया था, लेकिन एक बात जो हमने अनुभव किया है कि मोदी जी ने राम मंदिर निर्माण करवाया, मोदी जी ने धारा 370 लगाया, हटाया, मोदी जी आयुष्मान भारत कार्ड बनवाए, मोदी जी पूरे सड़कों का जाल बिछा दिया, तो एक्सप्रेस हाईवे बना दिया, जो लोग दिल्ली से मुंबई से सीधे चले आते हैं दरभंगा भी आपके साथ, फ्लाईओवर भी आपने। तो ये जो पोलिंग तो और एग्रेसिव होना चाहिए था मोदी के पक्ष में, ये क्यों नहीं हो पाया? इस पे गलती कहाँ थी? क्या आपके भाजपा के कार्यकर्ता, नेता, जनता के बीच इस मैसेज को सही तरीके से नहीं पहुंचा पाए? एग्रेसिव पोल क्यों नहीं, जबकि एग्रेसिव पोल देखिए आपने आरजेडी ने किया, आप जिसको एग्रेसिव पोल बोलते हैं ना, वो उदंडता है। ठीक, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे वोटर्स हैं, जो हमारे समर्थक हैं, वो उदंड नहीं है, वो एक डिसिप्लिन फॉर्म में रहते हैं। आप देखेंगे जहाँ कहीं भी आप देखेंगे आरजेडी के गर्दन में गमछा बांधे हुलाला करना शुरू कर दिए। तो हमारे यहाँ जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उन लोगों इस प्रकार की बातें नहीं है, सारे एजुकेटेड हैं, उनको पता लगता है कि मुझे क्या करना है, कब करना है। आप देखिए सुबह के टाइम में आपकी वोटिंग बीजेपी की बढ़ी हुई है, दिन के समय में नहीं है, रात शाम के समय में फिर बीजेपी की आपकी वोटिंग ज़्यादा हुई है। तो इससे ये आकलन लगता है कि समय और वर्क के हिसाब से आदमी वोटिंग करने हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी वोटर्स थे, प्रतिशत भी कम हुआ, वोट प्रतिशत बढ़ना चाहिए था पिछली बार की तुलना में। अगर इतने काम किए हैं, 53 पर आकर को रुक जाता है आपका वोट, तो निश्चित तौर पर ये तो बताता ना, अब 60 जाना चाहिए था, 65 जाना चाहिए था, बिल्कुल जैसे कि उत्तर, जैसे कि पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की कहानी तो अलग ही कहानी है। हमारी ममता दीदी जिस प्रकार की काम करती हैं, वो आप किसी से छिपा हुआ नहीं कि वो क्या करती हैं, कैसे बांग्लादेशियों का घुसपैठ करवाती हैं, कैसे अपने वोटर्स को बढ़वाती हैं, कैसे उन लोगों के लिए आप देखे होंगे, न्यूज़ पढ़े होंगे कि जितने भी मस्जिद में काम करने वाले जितने भी मौलानाज हैं, उन लोगों के लिए सैलरी उन्होंने फिक्स कर दिया। तो भाई आप करिए ना, मंदिर में भी काम करने वाले आदमी को कर दीजिए आप, तब तो हम समझें कि आप एक समानता का आप व्यवहार कर रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो जानते हैं मुझे इन लोगों को पढ़ने नहीं देना है, मूर्ख बना के रखना है, हम न पढ़ने देंगे न मूर्ख बन के रहेंगे, तो हमारे पक्ष में ये वोटर करते रहेंगे। छोटे छोटे चीज़ों के लिए ये इनके वोट का बैंक बन के रह जाएंगे और इनके पक्ष में वोट करते रहेंगे। वो तो टिकट दे देकर बाहर से फ्लाइट से सुने की मंगवाई हैं, जो अरब में लेबर का काम कर रहा था उन लोगों को बुलवाई हैं वहाँ से वोटिंग करवाने के लिए। तो उन लोगों को किसी प्रकार से, अगर आप यूँ कह सकते हैं कि सामान्य परिस्थिति में किसी भी आदमी को अपना डिसीजन लेने का हक होता है। हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं या जितने भी वोटर्स हैं, वो एक उम्दा किस्म के हैं और वो साइलेंट वोटर के रूप में कहे जाते हैं। हमारे तो साइलेंट वोटर, चुप्पा वोटर जो कहते हैं, ये क्यों? यही तो है कि जो इसमें ज़रूरत क्या है? आपको अपना मताधिकार का उपयोग करना, हल्ला हंगामा करके थोड़ी वोट करने की ज़रूरत है। आपको अपनी वोटिंग करनी है तो आप चुपचाप गए, कागज़ लिए, पर्ची लिए, वहाँ गए, आइडेंटिटी कार्ड दिखाए, वोटिंग की और चुपचाप चले आए। आप देखेंगे कि बहुत सारे पार्टियों में आप देखेंगे, खासकर मैं तो बिहार की बात करता हूँ, वोटिंग हो या ना हो, उनका नाम वोट में हो या ना हो, 4 गो गमछा बांध के वहाँ 4 आदमी बैठ के हंगामा करने के लिए तैयार है। तो ये हम लोग हंगामा करने की स्थिति में नहीं होते हैं। हम लोग शांतिपूर्ण स्थिति में अपने समाज को, अपने देश को, अपने राज्य को चलाने की कोशिश करते हैं और हमारे कार्यकर्ता और हमारे जितने भी भाजपा के समर्थक हैं, सब उसी राह पे चलते हैं। अच्छा, ये एग्जैक्ट पोल भी आ गया है, इसको क्या लगता है कि कितने मार्जिन से आप हार रहे हैं, जीत रहे हैं? बहुत क्लोज कंटेस्ट लोग बता रहे हैं, कितने मार्जिन से आप जीत रहे हैं? आप तो कहेंगे जीतेंगे, लेकिन कितने मार्जिन से? और ये मार्जिन पिछले वर्ष की अपेक्षा इस पर कम क्यों बता रहे हैं? देखिए, ये बहुत ही अच्छी बातें हैं कि अगर क्लोज कॉन्टेस्ट हो रहा है तो इसमें हमारा ये मानना है कि जब कभी भी कोई भी विपक्ष अगर मजबूत होता है तो काम की वृद्धि और काम करने की क्षमताएं निश्चित रूप से रूलिंग पार्टी की बेहतर होती है। तो हमारे आने वाले समय में, जैसे बहुतों आदमी को हम लोगों ने क्षेत्र में गया, मैं देखा कि मेरे माननीय सांसद महोदय के अगेंस्ट में, यही नहीं, जहाँ भी विनिंग कैंडिडेट थे सबको विरोध था कि वो आते नहीं हैं। लेकिन मैं उन लोगों को समझाया कि जितने भी आपके सांसद हैं, सांसद की काम को समझिए। आपके घर पे पूजा का प्रसाद खाने उनको नहीं आना है, उनका काम है संसद में जाना, वहाँ भी उनको अटेंडेंस अपना देना होता है। उनको अपने क्षेत्र के लिए भी, अपने जिला कार्यालय में, अपने घर पे भी बहुत सारे पब्लिक प्रोग्राम को देखना होता है। अगर आपके घर घर अगर घूमेंगे, हर आदमी के घर में जाके बैठेंगे वो माननीय, तो काम कब करेंगे? तो सांसद के कोष से आप अगर सोचते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को सांसद काम करेगा,
तो सांसद का वो काम नहीं है। काम सबका बटा हुआ है कि हमारे वार्ड मेंबर कौन सा काम करेंगे, पंचायत समिति कौन सा काम करेगा, हमारे जिला पार्षद कौन सा काम करेंगे, हमारे विधायक कौन सा काम करेंगे, हमारे मंत्री महोदय लोग क्या काम करेंगे, हमारे जो बिहार राज्य की जो सरकार है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो सबका अलग अलग फंड है, अलग अलग एलोकेशंस होता है उन चीज़ों का, उस सारे कामों को किया जाता है। ऐसा कितने 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 मत के अंतर आपको लग रहा है? देखिए, मुझे लग रहा है कि दरभंगा में निश्चित रूप से 1 लाख से 2 लाख के बीच की डिफरेंसेस होंगी, क्योंकि हमारे माननीय सांसद महोदय और हमारे माननीय ललित भैया, ये दोनों आदमी ही यहाँ के एक बुद्धिजीवी कह लीजिए और एक दबंग भी कह लीजिए, मतलब अपने जनता के बीच जो उनका विश्वास है, उन सभी पार्ट्स में इन दोनों का योगदान रहा है। पब्लिक के इन लोगों ने काम किया है, तो उनकी भी ऐसा नहीं है कि उनकी छवि खराब है हमारे ये में। मैं भी उनके साथ बहुत लंबा समय रहा, उनको जाना हूँ, देखा हूँ, पारिवारिक संबंध है मेरा उनके साथ। तो मैंने ललित भैया को भी देखा है कि उनकी भी पकड़ पब्लिक में बहुत अच्छी है। तो कैंडिडेचर का सिलेक्शन जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में राजद के द्वारा किया गया, वो एक अच्छे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया गया था। तो निश्चित रूप से ये कॉन्टेस्ट होना था। अगर किसी जो पिछली बार की स्थिति आपने देखा था, उस प्रकार के कैंडिडेट को देते तो 4 लाख से ज़्यादा मतों से हमारे माननीय सांसद जीतते। अच्छा, एक ही बताइए, या हर बार दरभंगा सीट हिंदू मुस्लिम के पेच में फंस जाता है? इस बार लगा कि हिंदू मुस्लिम के पेच में फंसा है कहीं भी कोई ऐसा? मुझे नहीं लगा कि हिंदू मुस्लिम का कोई भी पेच, पहले की बात मैं नहीं जानता हूं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पॉलिटिकलाइज नहीं था उस समय, बट इस बार किसी प्रकार का हमने ये देखा कि हिंदू और मुस्लिमों की एक सद्भावना जो आदमी का बनना चाहिए एक दूसरे के प्रति, वो लगातार बना रहा, और ये बहुत अच्छी बातें हैं। हमने भी अपील किया था कि सद्भावना बनाते हुए अपने मतों का उपयोग करें और एक कर्मठ और एक मजबूत ईमानदार सरकार को गठित कर हमारे देश के डेवलपमेंट में अपना योगदान दें। देखिए, डॉक्टर मृदुल शुक्ला हैं, जो कि भी भारतीय जनता पार्टी में कुछ दिन पहले ही शामिल हुए थे। उन्होंने चुनाव से पहले लगातार जनसंपर्क भी किया था। झंझारपुर भी आप गए थे कई क्षेत्रों में। झंझारपुर का क्या विश्लेषण लगता है कि वहाँ गुलाब यादव फैक्टर काम करेगा रामप्रीत मंडल को जिताने के लिए? बिल्कुल काम करेगा, क्योंकि गुलाब जी का जो वहाँ पे पार्ट, क्योंकि उनके घर में ऑलरेडी पहले से जिला अध्यक्ष जो हैं और जिला परिषद के, वो उनके घर में बैठा हुआ है। वो वहाँ पे उन एमएलसी उनके घर में बैठे हुए हैं। तो दो एक उच्च पद पे बैठे हुए जो राजनीतिक पार्ट्स का पद होता है उस पर बैठा हुआ लोग है, तो निश्चित रूप से उस पद पे बैठे हैं, तो निश्चित रूप से उनकी एक पकड़ समाज में है। उस दरभंगा झंझारपुर क्षेत्र में उनकी पकड़ है। लेकिन जिस कास्ट से वो बिलोंग करते हैं, यादव समुदाय से वो बिलोंग करते हैं, तो निश्चित रूप से यादव समुदाय को अभी भी हम लोग यही मान के चलते हैं कि मुस्लिम और यादव का जो एक समीकरण बना हुआ है, वो अल्टीमेटली ये माना जाता है कि ये फेवर्ड होता है हमेशा आरजेडी के लिए। और यादव का कुछ भी वोट अगर वो काटते हैं तो निश्चित रूप से उनका वोट कटने का मतलब ये हो गया कि उतना वोट का डिप्लीशन सुमन महासेठ जी को हुआ और उसका बेनिफिट राम कह रहे हैं कि जो हम जीत रहे हैं, हम काटने के लिए नहीं, हम तो जीतने के लिए कर रहे हैं गुलाब यादव, क्योंकि गुलाब यादव काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्टर बन रहे हैं। रामप्रीत मंडल का व्यवहार कैसा लगा चुनाव के दरमियान? लोग संजय झा हाथ जोड़ के सब जगह कहते रहे इस बार दीजिए, अगले बार 5 साल आपके घर में जाएंगे, तो ये रामप्रीत मंडल का व्यवहार? देखिए, संजय भाई साहब जो हैं वो बहुत उच्च कोटि के नेता हैं और उनकी जो सोच समझ है बहुत अपर लेवल की है। मैं उस लेवल की बात नहीं कर सकता हूँ कोई भी बातें, लेकिन अगर संजय भाई साहब ने इस बात को बोला है तो निश्चित रूप से उनका आकलन ये रहा होगा। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि बीइंग ए एमपी होने के नाते ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं जब कभी भी गया हूँ, उनके गाँव भी गया हूँ, वो मेरे घर पे, झंझारपुर मेरा घर है, झंझारपुर भी वो मेरे घर पे आते थे। मैं दिल्ली में उनके नॉर्थ एवेन्यू में उनका मकान है, मैं वहाँ जाता था, उनके यहाँ ठहरा, उनके यहाँ खाना खाया। तो मैं देखता हूँ कि ऐसा नहीं कि समाज के प्रति और उनके अपने क्षेत्र के प्रति उनको कोई रुझान नहीं है। रुझान उनकी है, बट हर अलग अलग आदमी की अलग अलग नेचर होती है, और वो जो नेचर होती है आप यूँ नहीं किसी से कंपेरिजन नहीं कर सकते हैं कि ये इतना काम किए तो ये इतना काम किए। अब बंदर अगर मान लीजिए गाछ पे चढ़ जाता है तो हाथी को बोले कि गाछ पे चढ़ जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो हर नेता की अलग अलग कैपेसिटीज होती है। अपने आप चाहते हैं कि रामप्रीत मंडल जीतेंगे? बिल्कुल रामप्रीत मंडल जीतेंगे। अंतर देखिए 2 लाख से कम मतों से नहीं जीतेंगे वो, निश्चित रूप से 2 लाख मतों से जीतेंगे। दरभंगा से ज़्यादा मत? बिल्कुल बिल्कुल। उनका वहाँ पे गुलाब जी का आना एक अहम पार्ट रहा उनके जीत के डिफरेंसेस को बढ़ाने में। अच्छा, अंतिम सवाल, मधुबनी का क्या आकलन करते हैं? मधुबनी में मोहद्देल शरफ फातमी, अशोक यादव, वाई समीकरण और एम समीकरण दोनों वहाँ एग्रेसिव पोलिंग किया, तो क्या लगता है कि अशोक यादव भी यादव है लेकिन यादव का वोट नहीं गिर पाया, तो वहाँ हिंदू मुस्लिम भी
प्रयास किया गया वोट का बंटवारा करने, वो नहीं हो पाए, ये सबसे बड़ी बात रही। तो क्या लगता है कि वहाँ की स्थिति क्या रहेगी? देखिए, अशोक यादव जी निश्चित रूप से वहाँ जीत रहे हैं और वो भी मोटा मोटी हमें लग रहा है कि 2 लाख से कम मत से नहीं जीतेंगे। और वहाँ जैसे मुस्लिम हिंदू की बंटवारा की बातें हैं, तो देखिए मनोज जी, ये बात अब समय चली गई, जिस समय हमारे मुस्लिम भाई लोग भी में एजुकेशन की थोड़ी सी कमी थी या इन लोगों के ग्रुप में भी कमी थी। तो अब सारे आदमी एजुकेट हो रहे हैं, वो समझ रहे हैं कि हमारे पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स में जो भी कोई लीडर्स इस पार्ट को करते हैं तो वो गलत कर रहे हैं, सही नहीं कर रहे हैं। तो पब्लिक इस बात को समझता है और पब्लिक आपस भाईचारा बना के वो काम किया और इसीलिए हिंदू मुस्लिम की प्रक्रिया वहाँ नहीं हो पाई। वहाँ जीतेंगे अशोक यादव 100% कितने वोट से? 2 लाख से ऊपर वहाँ भी? बिल्कुल। अच्छा चलिए, एक अंतिम सवाल, आप भी घूमे होंगे, हमने भी घूमा है। इस बार कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई बेरोजगारी ये तो कहने का था, राम मंदिर ये कुछ नहीं था मोदी को हटाना है और एक पक्ष कर रहे थे मोदी को फिर से लाना है। इसी मुद्दे पर वोटिंग हुई अंत में। क्या लगता है कि मोदी पर ही केंद्रित रहा चुनाव पूरा? हाँ बिल्कुल, मैं यह मानता हूँ क्योंकि इस बार जितनी भी पार्ट थी, मुद्दा हमारे बिहार में जैसे मान लीजिए इंडिविजुअल जितनी भी रीजनल्स पार्टी हैं, रीजनल पार्टी अपने स्टेट के अचीवमेंट्स को दिखाने की कोशिश की। जैसे कि हमारे तेजस्वी भाई साहब ने बोला कि मैंने इतने आदमी को रोज़गार दिया। पहले तो उनको समझ लेना चाहिए कि रोज़गार देने का अधिकार उनको है ही नहीं। वो रिकमेंडेशन कर सकते हैं और रोज़गार देने की प्रक्रिया पे जब तक चीफ मिनिस्टर की साइन नहीं होगी तब तक नहीं हो सकती है। तो मैं सभी जितने भी आदमी जॉब लिए हैं या जॉब लेने वाले हैं या मिलने वाले हैं, उन सबों को मैं बता देना चाहती हूँ कि ये माननीय नीतीश कुमार जी जो मेरे मुख्यमंत्री हैं, उनके कलम से हुआ है, न कि तेजस्वी जी के कलम से हुआ है। आप सबों को पता है कि ये अधिकार नहीं हो सकता है किसी भी उप मुख्यमंत्री को। वो अपने क्षेत्र में बताएं ना कि मेडिकल के क्षेत्र में जिसकी मंत्रालय था उनके पास था, 4-4, 5-5 मंत्रालय को मंत्री रहे हैं, कितने दिन वो अपने मंत्रालय के क्षेत्र में गए हैं और अपने क्षेत्र की उपलब्धि बताएं कि जिसका रिकमेंडेशन वो करके जॉब दिलवा दिए और दे दिए। उन तो अपने हाथ से कुछ नहीं कर सकते हैं। ये जब तक मुख्यमंत्री नहीं चाहेंगे तब तक नहीं होगा। ये भ्रम पैदा करने वाली बात है कि मैंने जॉब दे दिया, रोजगार खत्म कर दिया। अरे पहले अपनी रोजगार ढूंढिए ना, तो अपनी भी रोजगार उनकी खत्म हो चुकी है। उनके अपनी मंत्रालय के जितनी आदमी है ना, उन सबकी रोजगार खत्म हो चुकी है। वो तो अपनी रोजगार बढ़ाने के चक्कर में रहे हैं, वो जनता की रोजगार क्या बढ़ाएंगे। तो धन्यवाद, लगातार आज दिन भर हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम विश्लेषण लगातार करते रहेंगे। हम मृदु शुक्ला हमारे साथ हैं, इन्होंने कहा है कि दरभंगा लोकसभा सीट से गोपाल जी ठाकुर लीड कर सकते हैं, जहां उनकी 1 लाख से ऊपर से लीड करेंगे। झंझारपुर में उन्होंने कहा कि लगभग 2 लाख से ज़्यादा से रामप्रीत मंडल लीड करेंगे और मधुबनी से भी 2 लाख से अशोक यादव लीड करेंगे। इनका यह आकलन है, इन्होंने विश्लेषण किया है। लगातार हम विश्लेषण आपको दिखाते रहेंगे, देखते रहे बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि इस बार बस 2 दिन यानी कि कल भर का इंतजार और परसों सुबह से लगातार दरभंगा से और मधुबनी, समस्तीपुर से, झंझारपुर से हमारे रिपोर्टर आपको हर अपडेट दिखाते रहेंगे, किसकी बढ़त हो रही है और कितनी जल्दी आप तक पहुँचेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप।